आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन 12% पॉपुलेशन को हो सकता है और साथ ही इससे औरत ज्यादा इफेक्टेड होती हैं मर्दों के कंपैरिजन से। ज्यादातर लोग बोलेंगे माइग्रेन सर दर्द है, लेकिन जो माइग्रेन से सफर कर रहे हैं वो कहेंगे कि इसमें सिर्फ सर दर्द से कुछ ज्यादा है। हम उसके बारे में बात करेंगे। हम माइग्रेन के मल्टीपल फेजेस के बारे में बात करेंगे और मल्टीपल टाइप्स के माइग्रेन भी हैं, और इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एनाटॉमिकली ऑसम चीजें भी देखेंगे। तो चलो। माइग्रेन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड हो सकता है। हम हर फेज के बारे में बात करेंगे। पहला फेज जिसके बारे में हम बात करके इस पूरे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा प्री मॉनिटरी फेज। ये एक्चुअल सर दर्द से 72 घंटे पहले शुरू हो सकता है। लोग सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि थकान, फोटोफोबिया जो कि लाइट से दिक्कत होती है, छोटी बातों पर चिड़न मच सकती है, कभी कभी डिप्रेशन हो सकता है। आपको नोटिस नहीं होगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा उबासी आ रही है, कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता है और आपकी मसल्स भी कई बार आपको थकी हुई मिलेंगी, खास तौर पर गर्दन की। तो अब सवाल ये आता है कि क्या एक्चुअली इस फेज को शुरू कर रहा है या कॉज कर रहा है। उनको यकीन है कि ये एक्चुअल ऑल्टरेशन इन होमोस्टेसिस है। अगर हम होमोस्टेसिस या बॉडी को बैलेंस में रखने के बारे में बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस नाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी पड़ती है। हाइपोथैलेमस यहाँ ब्रेन के सेंट्रल कोर में है। कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे है, और यहाँ आप देख सकते हैं इस एक्सपेंशन को ब्रेनस्टेम कहते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। लेकिन फिर से हम सेंट्रल कोर में इस स्ट्रक्चर के पास आ रहे हैं जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ये चीज जैसा मैंने कहा होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। लेकिन कैसे? ये ब्रेन का ऑटोनॉमिक सेंटर है, तो ये उन पार्ट्स को हैंडल करता है जिनके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये हार्मोन्स को रेगुलेट और रिलीज करने में भी इन्वॉल्व है। शायद इसलिए औरतें ज्यादा इफेक्ट होती हैं माइग्रेन से मर्दों के कंपैरिजन में। ये सर्टेन बिहेवियर्स को भी रेगुलेट करता है, और फूड क्रेविंग्स, थ्रस्ट और हंगर मैकेनिज्म भी, और ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो ये समझने के बाद कि इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, अगर हम एक स्टेप बैक लें और उसके प्री मॉनिटर सिम्टम्स से उसको कंपेयर करें, जैसे कि थकान, फूड क्रेविंग्स, आप देख सकते हैं कि सिम्टम्स और हाइपोथैलेमस के बीच का रिलेशनशिप है कुछ, और यही रिलेशनशिप के बारे में हमें पता लगाना है। तो क्या कुछ चीजें हैं जो माइग्रेन के पेशेंट अगर करें तो उन्हें माइग्रेन हो सकता है या फिर उन्हें इन्फ्लुएंस करती है माइग्रेन होने के लिए? वेल हाँ, पॉसिबली ऐसी कुछ चीजें तो होती हैं। डेटा ने दिखाया है कि माइग्रेन के पेशेंट का ब्रेन थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है कुछ एनवायरनमेंट स्टिमुलाई के लिए, और उन्होंने बहुत सारा डेटा गैदर किया कुछ एनवायरनमेंट स्टिमुलाई पे जो पोटेंशियल माइग्रेन ट्रिगर्स हैं, और ये बहुत ही लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी कि शायद आपके घर में इतना टिश्यू पेपर भी ना हो। वेल उन्हीं कुछ ट्रिगर्स में से हैं इमोशनल स्ट्रेस, हार्मोन्स, खाना नहीं खाना, वेदर, स्लीप डिस्टर्बेंस, गंदी बदबू आना, गर्दन में दर्द होना, दारू पीना और लाइट्स के सामने बैठना, स्मोक करना, जंक फूड ठूसना, और बहुत दिनों तक एक्सरसाइज ना करना, और रात को बहुत ही ज्यादा सेक्स करना। मैं जानता हूं कि हाँ शायद लास्ट वाला आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये पूरी लिस्ट है हमारे पास। लेकिन जिस स्टडी के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ उसमें सिर्फ 5% पीपल ने रिपोर्ट किया था कि सेक्स उनका एक ट्रिगर था। तो आप स्टिल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मत करना वरना आपका टेढ़ा बेड़ा हो जाएगा, फिर लेके घूमते रहना। खैर मूव ऑन करते हैं, और अब तक तो आप समझ गए होंगे कि किन किन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है अपने प्री मॉनिटरी फेज में। वेल याद रखना ये 72 घंटे पहले स्टार्ट हो सकता है सर दर्द से, और अगर आप आगे निकल सकते हैं और ट्रीटमेंट पहले ही कर देंगे बिना सर दर्द के तो शायद आपका आउटकम भी बहुत बेटर होगा। तो ज्यादातर समय जब पेशेंट मेरे क्लिनिक में आता है और मैं उनसे बात करता हूं उनके माइग्रेन के बारे में, मैं उनको पूछता हूं कि क्या वो ट्रेस या ट्रैक कर सकते हैं अपने पिछले 3 दिन, स्पेसिफिकली किस तरीके का खाना वो खा रहे थे, उनका मूड क्या था, या कोई सिम्टम्स जो उनको नजर आया, या उनकी स्लीप पैटर्न्स कैसे थे। और अगर वो ये इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं तो ये फ्यूचर माइग्रेन्स के लिए यूजफुल हो सकता है। तो ज्यादातर समय पेशेंट अपने साथ बहुत सारी जानकारी ला सकते हैं जिससे उन्हें प्री मॉनिटरी फेज के बारे में पता चले। अब अगला फेज है ऑरा फेज। सिर्फ 1/3 पीपल विद माइग्रेन एक्सपीरियंस करते हैं ये वाला फेज। और क्या है ऑरा? ऑरा एक पूरी तरीके से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, और ये 4 टाइप्स के ऑराज हैं जो आप टिपिकली देखेंगे माइग्रेन में। फर्स्ट और मोस्ट कॉमन है एक्चुअल विजुअल ऑरा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिखता है, जिगजैग लाइंस दिखती हैं। और दूसरा है सेंसरी ऑरा जो आपकी बॉडी की सभी सेंसेस से रिलेटेड है और इसमें जो ही परेशानी होती है।
और तीसरा आता है लैंग्वेज ऑरा, इसमें जो भी आपकी वर्डिंग है उस और स्पीच है उसमें आपको बोलने में दिक्कत होती है। और फिर आता है मोटर ऑरा, जो कि वीकनेस होती है शरीर के एक हिस्से में जैसे चेहरे पे। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है ऑरा फेज के लिए? तो इसके पीछे कई थ्योरी और कई हाइपोथेसिस हैं, लेकिन ये चीज है कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। सबसे पहले कॉर्टिकल नाम की इस टर्म को तोड़ते हैं। ये कॉर्टेक्स से रेफर करता है और इस केस में हम ब्रेन का यूज करेंगे इसको समझने के लिए। तो अगर आप अपने आप को ब्रेन के रेफरेंस में ओरिएंट करें तो जो मैं यहाँ ट्रेस कर रहा हूँ इसे सेरिब्रम कहते हैं और सेरिब्रम के आउटर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो कॉर्टिकल का आइडिया यहीं से मिलता है। तो जब भी हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहें हम सेरिब्रम के बाहर के हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्प्रेडिंग डिप्रेशन की। वो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि न्यूरॉन्स का डिप्रेशन हो रहा है, मतलब न्यूरॉन्स डीपोलराइज हो रहे हैं, जो कि न्यूरॉन्स का फायर होना होता है और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्प्रेड करता है। इसको ऐसे सोचिए जैसे कि एक पानी का ड्रॉप गिरता है और रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। और इस स्प्रेडिंग डिप्रेशन की वजह से न्यूरॉन्स डीपोलराइज रहते हैं, यानी न्यूरॉन फायर होने के बाद रीपोलराइज होने में ज्यादा वक्त लेते हैं, जितना नॉर्मली लगता है उससे बहुत ज्यादा। और यही चीज ऑरा सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। अब कुछ लोग कहेंगे तो जिन लोगों को ऑरा नहीं होता उनका क्या? तो जवाब ये है कि ये कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन उन एरियाज में हो रहा हो सकता है जो ब्रेन के कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होते, तो उनको भी शायद ये डिप्रेशन हो पर उन्होंने नोटिस ना किया हो। फाइनली हम माइग्रेन के थर्ड स्टेज पर आ गए हैं, जो एक्चुअल हेडेक फेज होता है। ये एक आपकी रूह कपाने वाला एक गहरा दर्द हो सकता है आपके सिर में, जो यूजुअली तो एक ही तरफ होता है, लेकिन कुछ पेशेंट बताते हैं उनको दोनों तरफ भी महसूस होता है और किसी को पीछे भी महसूस होता है। ज्यादातर पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग और फोटोफोबिया यानी कि लाइट से सेंसिटिविटी और फोनोफोबिया यानी कि साउंड से सेंसिटिविटी और कुछ को स्मेल से सेंसिटिविटी हो जाती है। और कुछ लोगों में क्यूटेनियस एलोडनिया भी हो जाता है, जिसमें स्किन टच के लिए सेंसिटिव हो जाती है और हल्का सा भी टच करने से पेन कॉज करती है। अब इसका कॉज क्या है ये हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करके समझते हैं। प्रीमोनिटरी फेज और कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन को सोचा जाता है कि ये ट्राइजेमाइनल वेस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब कुछ लोगों ने ट्राइजेमाइनल नर्व के बारे में सुना होगा और ये नर्व ट्राइजेमाइनल वेस्कुलर सिस्टम में एक्टिवेट हो जाती है, जो पेन कॉज करती है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि ट्राइजेमाइनल नर्व को ट्राइजेमाइनल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3 और इसके 3 ब्रांचेस होते हैं जो स्कल से निकलकर फेस तक जाती है। एक ब्रांच फोरहेड और आंख के पीछे के आसपास से जाती है और इसी वजह से हम इसको ऑप्थैलिक डिवीजन कहते हैं। दूसरी नर्व हमारी गाल के आसपास से जाती है जो मैक्सिलरी डिवीजन कहलाती है और तीसरी वाली जॉ के आसपास से जाती है और उसको मैंडिबुलर डिवीजन कहते हैं। इस नर्व को कभी कभी फेस की ग्रेट सेंसरी नर्व भी कहा जाता है, क्योंकि आपके फेस के हर टच को ये ब्रेन तक ले जाती है। ये माइग्रेन के सर्टेन लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हैं जो माइग्रेन के पेन में रोल प्ले करते हैं और उसमें से एक इंटरनल ऑर्गन है ड्यूरा मैटर। अब चलिए आपको ड्यूरा मैटर के अंदर लेके जाता हूँ। तो ये है हमारा ड्यूरा मैटर। ड्यूरा एक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर होती है जो ब्रेन को सराउंड करती है और इसमें सेंसेशन होती है, स्पेसिफिकली पेन को सेंस करती है। जब ट्राइजेमाइनल नर्व माइग्रेन के दौरान एक्टिवेट हो जाती है तो ये पेन रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज कर देती है और फिर ये सिग्नल ब्रेन तक आता है और पेन को डिटेक्ट करता है। ज्यादा डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं स्कल को हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरा ब्रेन के बाहर को सराउंड करती है। तो अब हमें पेन के ओरिजिन का पता चल गया है। तो अब हम ये छाती ठोक कर कह सकते हैं कि ड्यूरा से पेन ट्राइजेमाइनल नर्व में जाता है और उधर से सीधा ब्रेन के अंदर। हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों आपको आंख के पास, फोरहेड में या कुछ लोगों को हेड के पीछे दर्द हो रहा है जब स्टिमुलस अंदर के टिश्यू से आ रहा है, जिसे ड्यूरा कहते हैं। ये कहानी है रेफर्ड पेन की और रेफर्ड पेन को समझने के लिए हमें न्यूरॉन्स के बारे में सिमिलर जगह पर कन्वर्ज होने को समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप मेरे फोरहेड को एक सेंसरी न्यूरॉन और ड्यूरा का एक न्यूरॉन ब्रेन के एक सिमिलर न्यूक्लियस में कन्वर्ज हो रहे हों, तो कभी कभी ब्रेन को लगता है कि पानी यहाँ से आ रहा है जबकि स्टिमुलस किसी और स्ट्रक्चर से आ रहा होता है। और क्योंकि ये दोनों न्यूरॉन सेम एरिया में कन्वर्ज होते हैं, इसी वजह से आपको अलग अलग जगह पर पेन फील हो सकता है, जैसे फोरहेड या सर के पीछे। और अब फाइनली माइग्रेन का लास्ट फेज जो पोस्ट्रोम फेज कहलाता है।
ये फेज माइग्रेन के बाद उसके होने वाले सिम्टम्स के बारे में होता है, इसलिए इसे पोस्ट्रोम फेज कहते हैं। और माइग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं क्योंकि इस दौरान कुछ भी करना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है, जैसे सर घुमाना, स्नीज करना, कफ करना। और अगले दिन लोग रियलाइज़ करते हैं कि जब उन्होंने अपना सर घुमाया या छींका, उनको उसी एरिया में दर्द फील हो रहा है। और इसका रीज़न होता है सेंसिटाइजेशन। ट्राइजेमाइनल नर्व जो हमने पहले डिस्कस किया, और वो सेंसरी फाइबर जो पेन रिसेप्टर्स हैं, ये स्टिमुलाई के लिए सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं जो नॉर्मली पेन नहीं कॉज करते। और ये रीज़न होता है कि जब आप अपना सिर घुमाते हैं तो सर दर्द होता है, और जब आप स्नीज करते हैं तो पेन होता है। टिपिकली ये पेन एक दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन ये पोस्ट्रोम फेज इसलिए होता है। तो होपफुली आपको अब माइग्रेन के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पता चल गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो नीचे लिखिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में।